ओए, अब तुम लोग पूजा और यज्ञ करवाना शुरू कर दो। अगर तुम लोग बदकिस्मती से हार गए तो एक एक को लोरी गा कर नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्टली सुला दूंगा। मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। अपनी जिंदगी का मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कब मरना है और तुझे कब मरना है, ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा। पिछले 15 ईयर्स से सिनेमा के बड़े पर्दे पर कभी एक रूथलेस डिक्टेटर बनकर, तो कभी एक सच्चा देशभक्त बनकर, कभी एक वॉइस आर्टिस्ट, तो कभी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, तो कभी एक टेक इन्वेस्टर बनकर, मतलब इस बंदे ने हर स्क्रीन पे राज किया। एक ऐसा जैक ऑफ ऑल आर्ट्स जिसे आज लोग इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा ब्रिज कहते हैं, जो साउथ और बॉलीवुड के बीच की दीवार तक को मिटा चुका है। What information we get in Hyderabad about Hindi films is completely different from what the Hindi cinema scene is. Really? Fully. I mean, perception is different. Like the sense of what Hindi cinema has about the Telugu films that are there is completely different. And there's never been a case where it's married. There was quite disconnected. It's very few guys like me who've landed up in the system who are really like, acha, we're here also. लोग उन्हें अक्सर उनके असली नाम से नहीं, बल्कि उनके एक ऐसे खूंखार और आइकॉनिक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसके दबदबे ने पूरे देश के थिएटर को हिला दिया था। भल्लाल देव, जिसे मारने के लिए दो बाहुबली लगे थे, बाप और बेटे दोनों। देखो, अगर किसी एक्टर को उसके नाम से ज्यादा उसके एंटागनिस्ट कैरेक्टर से पहचाना जाने लगे, लोग अगर उससे नफरत करें, तो समझ लो कि उसने एक्टिंग नहीं, पर्दे पे इतिहास रचा है। 6 फुट 2 इंच की खूंखार पर्सनैलिटी पर दिल एकदम वर्सटाइल। एक ऐसा एक्टर जो जितना कंफर्टेबल एक 500 करोड़ की मैग्नम ओपस में होता है, उतना ही कंफर्टेबल एक छोटे से इंडिपेंडेंट या फिर ऑफ बीट सिनेमा में भी होता है। एक ऐसा इंसान जो पर्दे पे हीरोपंती से ज्यादा कैरेक्टर के ग्रे शेड्स और कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना पसंद करता है। Well, that definitely is the aim, and I think that is the beauty of India. Like we are unity and diversity. We have so many languages, so many cultures, and I think cinema is a beautiful keeper of the arts. It is the only thing, at least for me, when I was growing up, I knew about a Punjabi culture through movies. I knew about Tamilian culture through movies. I knew anything about India kind of cinema was the only one that taught me. तो हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी कि राइज अप स्टार में अब तक हमने आपको 50+ स्टार्स की जर्नी बताई, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसे लोग राणा दग्गुबाती के नाम से जानते हैं। आपने राणा दग्गुबाती की एक्टिंग की तारीफ सुनी होगी, उनकी बारीकियां देखी होगी। इवन नागा चैतन्य ने एक बार खुद कहा था कि जब भी मैं राणा से मिलता हूं तो आई फील डिप्रेस्ड, क्योंकि वो इतना कुछ कैसे कर लेता है। How many things is he doing? If one could keep track of that. You know, whenever I meet Rana, I go back home depressed because he tells me these 1000 things he's doing. And I feel like I'm doing nothing in life. लेकिन क्या आप जानते हो कि उन्हें उनकी एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हाँ, एक ऐसे फिजिकल लिमिटेशन जो किसी को भी तोड़ सकती थी, बट इस रियल लाइफ टर्मिनेटर ने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और पर्दे पर ऐसी निगाहें दिखाई कि सामने वाला सुपरस्टार्स भी कांप गया। ऊपर वाले ने जब दोबारा प्रॉब्लम्स की बार को और हाई कर दिया, उन्हें किडनी फेलियर जैसा क्रोनिक डिजीज दिया, तो उन्होंने वहां से भी एक तगड़ा बाउंस बैक कर दिखाया। इवन जब वो बाहुबली 2 की शूटिंग कर रहे थे, तभी उन्हें क्रोनिक किडनी इश्यूज के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने इस बात को काफी समय तक सबसे छुपाए रखा और इसका खुलासा उन्होंने खुद 2020 में समंता रुद्र प्रभु के चैट शो पे किया, जहां पर वो इसके बारे में बात करते हुए काफी इमोशनल भी हो गए। और क्या आपको पता है कि सलमान खान की वजह से राणा फिल्मों में एज एन एक्टर बने, वरना उन्होंने कभी एक्टर बनने का तो सोचा भी नहीं था। और फिल्मों में एज एन एक्टर डेब्यू करने से पहले उनकी पहली ही प्रोड्यूस्ड फिल्म को सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि 2 नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था। तो आज की वीडियो सिर्फ राणा दग्गुबाती की स्टोरी नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना, सेटबैक्स के बाद जबरदस्त वापसी करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना और कैसे हमेशा ग्राउंडेड रहना, मतलब राणा की स्टोरीज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए आज इस पे डिटेल में बात करते हैं। रामा नायडू दग्गुबाती या फिर राणा का जन्म 14 दिसंबर 1984 को चेन्नई की एक ऐसी फैमिली में होता है जो इंडियन सिनेमा की रॉयल्टी मानी जाती है। उनके दादा डी रामा नायडू, जो लेजेंडरी सुरेश प्रोडक्शन के फाउंडर थे और जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। यानी कि जब पैन इंडिया सिनेमा वर्ल्ड तक एग्जिस्ट नहीं करता था, तब उन्होंने 150 फिल्में प्रोड्यूस करी थी, वो भी 13 इंडियन लैंग्वेजेस में। वो उनके पापा डी सुरेश बाबू, जो आज टॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और स्टूडियो ओनर है, और उनके चचा वेंकटेश दग्गुबाती को तो आप जानते ही होंगे, जो तेलुगु सिनेमा के मास सुपरस्टार है। वही नागा चैतन्य उनके कजिन। अब देखो, ऐसे घर में पैदा होने का मतलब ही था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे सिर्फ फिल्मों की बातें होती थी, लेकिन इस चकाचौंध के बावजूद राणा का फोकस अलग था। If you make $100, what's the break? You're building great employment business. You give jobs to 10,000 people. You fire 5,000 of them. What's the fun in that? Do you want to enter politics at any time? Our today's guest is not just an entrepreneur, but he is a star. Usually people know him as Ballal Dev from Bahubali, but people don't know that he is an investor,
an entrepreneur. राणा बचपन से काफी टॉल और रग थे। 2000 के शुरुआती दौर में तेलुगु सिनेमा में चॉकलेटी बॉय या टिपिकल कॉमर्शियल हीरोज का ट्रेंड था जो गाने गाते और रोमांटिक रोल्स करते थे। राणा को लगता था कि उनका फिजिक और उनका लुक उस टिपिकल इंडियन हीरो के टेम्पलेट में फिट नहीं बैठता। साथ ही उन्हें बचपन में राइट आई में कॉर्नियल डिफेक्ट भी था जिसके बाद से सर्जरी हुई थी और आज भी राणा दग्गुबाती की राइट आई से उन्हें ठीक से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उन्हें खुद मल्टीपल इंटरव्यूज में बताया था कि वह लेफ्ट आई से ही देखते हैं। I mean, I can see a bit of it. I can see it from one eye. And then when I'm shooting, I actually wear lenses and other things. Otherwise, And with lenses, you can see with yeah, both yeah, your yeah, eyes. yeah. Oh, But okay. it's nicer when it's a little bit blurred. Everything's soft and Yeah. everyone looks okay. And you don't want so much detail also in life. So every time I wear glasses or lenses and suddenly it's all clear, I'm like, dude, why do you need to see so clearly? मतलब एक फिल्मी फैमिली में पैदा होने के बावजूद बचपन से ही उन्होंने चैलेंजेस से लड़ना खुद सीख लिया था। उनका मानना था कि उनकी स्ट्रेंथ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल क्राफ्ट्स है। उन्हें विजुअल आर्ट और इफेक्ट्स में भी डीप इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने चेन्नई में इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी का कोर्स किया था। इसके बाद उन्होंने टेक की दुनिया में कदम रखा होता है और मणि शंकर की साइंस फिक्शन फिल्म रुद्राक्ष में काम करा होता है। ये पहली दफा होता है जब उन्हें विजुअल इफेक्ट्स और 3D प्रोसेसेस को समझने का मौका मिलता है और कुछ इस तरह उन्होंने वहां पे 1-1.5 साल इस प्रोसेस को समझा होता है। फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी अच्छी होती ही है, तो फिर 2005 में जब राणा सिर्फ 21 इयर्स के होते हैं तो उन्होंने स्पिरिट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक VFX और एनिमेशन कंपनी की स्टार्ट की होती है। राणा दग्गुबाती का मानना था कि इंडियन सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स और टेक्निकल क्वालिटी को अपग्रेड करने की जरूरत है, इसलिए एक टिपिकल स्टार किड की तरह सीधा एक्टिंग में डेब्यू करने के बजाय उन्होंने कैमरे के पीछे के टेक्निकल और बिजनेस एस्पेक्ट्स को चुना। स्पिरिट मीडिया का फोकस VFX, एनिमेशन, डिजिटल, इंटरमीडिएट और पोस्ट प्रोडक्शन पर होता। राणा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कंपनी ने लगभग 50-60 फिल्मों पे काम किया था और तकरीबन 6 साल तक ऑपरेट किया था। लेकिन VFX के साथ साथ राणा ऐसी इंडी और कॉन्सेप्ट ड्रिवन कहानियों को भी सपोर्ट करना चाहते थे जिन्हें रेगुलर कॉमर्शियल मार्केट में बैकिंग नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने बुम्मा लता बेली फुल ऑफ ड्रीम्स नाम की एक एक्सपेरिमेंटल चिल्ड्रंस फिल्म को भी को प्रोड्यूस किया था। इस विजुअली एंड इमोशनली पावर फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु भी जीता था। मतलब एक 22 साल के यंग प्रोड्यूसर के लिए बिना स्क्रीन पे आए अपना पहला नेशनल अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज तो नहीं मिलती क्योंकि उस वक्त ऐसी पपेट बेस्ड ऑफ बीट फिल्म को मार्केट में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन भले ही ये फिल्म कॉमर्शियली उतनी सक्सेसफुल ना रही हो, लेकिन इसी फिल्म में राणा को समझा दिया होता है कि फिल्मों में एज एन एक्टर और डायरेक्टर भी एंट्री ले सकते। इसके बाद 2006 में डायरेक्टर गुणाशेखर और महेश बाबू स्टारर एक्शन फिल्म सैनिकुडु में राणा ने विजुअल इफेक्ट्स कोऑर्डिनेटर और प्रोड्यूसर का भी काम किया होता है। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, फ्लर्ट्स और दूसरे विजुअल इफेक्ट्स उस वक्त के तेलुगु सिनेमा के स्टैंडर्ड से काफी एडवांस थे और इस बेहतरीन टेक्निकल एग्जीक्यूशन के लिए राणा की कंपनी को स्टेट नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट से भी नवाजा जाता है। बट इन सब के बाद राणा अपने दादाजी से एक दिन यूं ही बातचीत कर रहे होते हैं और उनके दादाजी बातचीत में ही उनसे पूछते हैं कि आजकल तुम किसी फिल्म पे काम क्यों नहीं कर रहे हो। और जैसे कि मैंने बताया कि उनके दादा सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके थे, तो ये काइंड ऑफ अ टॉन्ट ही था। बट राणा ने इस पे उन्हें कहा होता है कि उन्हें कोई ढंग का एक्टर नहीं मिल रहा, तो उनके दादाजी ने यूं ही कह दिया होता है कि खुद ही क्यों नहीं कोशिश कर लेते हो। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, VFX कंपनी का भी शटर डाउन किया और थिएटर क्लासेस जाने लगे। I remember the time when I became an actor. I was trying to produce films. Nobody liked the stories that I was trying to produce. And then it was actually my grandfather who was making fun of me one day. And he said, "Hey, you said you have so many stories. You didn't make a movie in 1 year." He said, and he used to make like 5 films a year or something like that. At that Exactly. point. And I said, okay. I said, I have these stories, but nobody really likes it, and you need actors to make it happen. He said, okay, why don't you act in your movie? He said. I said, okay, this is not bad. Figure this out. Maybe. Oh, so that was the trigger point. That really was the trigger point, actually. Wow. I said, okay, how do you go forward? Then I said, okay, then you have to learn acting. Then I stopped. Like I quit my job. I sold my visual effects company. I went off to theatre class and then became an actor. राणा का बैकग्राउंड ऑलरेडी फिल्मी फैमिली से था, इसलिए उन्हें सेट प्रोडक्शन और सिनेमा लैंग्वेज बचपन से ही समझ में आती थी। एक्टिंग से पहले वो बिहाइंड द सीन्स काम भी कर चुके थे, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड विजुअल इफेक्ट्स, जिससे उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो चुकी थी। बट राणा हमेशा से मानते थे कि वो 2000 के टिपिकल कॉमर्शियल तेलुगु हीरो के फ्रेम में नहीं बैठते। उस वक्त पे रोमांटिक, चॉकलेटी बॉय और हाइपर एनर्जेटिक हीरोज का जमाना था। राणा की हाइट 6 फुट 2 इंच बहुत ज्यादा थी, उनकी आवाज भी बहुत भारी थी, ऊपर से उनका लुक भी काफी रग था। लेकिन उनके चचा वेंकटेश ने उन्हें रियलाइज करवाया होता है कि सिनेमा अब बदल रहा है, अब सिर्फ नाचने गाने वाले हीरोज नहीं बल्कि अब स्ट्रॉन्ग और इंटेंस कैरेक्टर्स की भी जरूरत है। इसलिए राणा दग्गुबाती थिएटर, स्टंट, कोरियोग्राफी और मार्शल आर्ट्स में भी खुद को ट्रेन करते हैं ताकि वो फिजिकली और मेंटली एक एक्टर की तरह पूरी तरह से तैयार हो सके। देखो, आमतौर पे स्टार किड्स एक आउट एंड आउट एक्शन या रोमांटिक मसाला फिल्म से डेब्यू करते हैं जिसमें हीरो का बिल्डअप, बहुत सारे गाने, ओवर द टॉप फाइट सीक्वेंसेस होता है। लेकिन राणा ने अपना रास्ता अलग चुना होता है। एक्चुअली शेखर कमूला टॉलीवुड के एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर होते हैं
जो कि अपनी रियलिस्टिक और स्ट्रॉन्ग ड्रिवन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अब शेखर कम्मुला अपनी एक पॉलिटिकल ड्रामा बना रहे होते हैं। उन्हें एक ऐसे नए चेहरे की तलाश होती है जो पढ़ा लिखा लगे, जिसमें बिल्ट इन मैच्योरिटी हो और जो स्क्रीन पर आते ही एक अथॉरिटी कमांड करे, क्योंकि उस कैरेक्टर को चीफ मिनिस्टर बनना था। फिल्म का नाम होता है लीडर और इसमें राणा को अर्जुन प्रसाद नाम के एक ऐसे यंग यूएस रिटर्न्ड आइडियलिस्टिक लड़के का रोल मिलता है जो अपने पापा यानी कि करंट सीएम के असैसिनेशन के बाद पॉलिटिक्स में आता है और सिस्टम के करप्शन को साफ करने की कोशिश करता है। ये फिल्म 19 फरवरी 2010 को रिलीज होती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जीत राणा की होती है। उनकी रिस्ट्रेंट एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और मैच्योरिटी की क्रिटिक्स ने जमकर तारीफें की होती है और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री को बता दिया होता है कि वो एक सीरियस एक्टर है जो कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स करने आया है और इसीलिए इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड पर बेस्ट मेल डेब्यू साउथ में मिलता है। राणा की सोच शुरू से ही काफी ब्रॉड थी। जब टॉलीवुड के दूसरे एक्टर सिर्फ अपने रीजनल मार्केट पे फोकस कर रहे थे, राणा अपनी पहली तेलुगु फिल्म के तुरंत बाद बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाते हैं और उन्हें डायरेक्टर रोहन सिप्पी ने अभिषेक बच्चन और बिपाशा बासु स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म दम मारो दम में कास्ट भी कर लिया होता है। इस फिल्म में वो गोवा के एक म्यूजिशियन का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो कि उनके टॉलीवुड डेब्यू वाले चीफ मिनिस्टर के रोल के सामने जमीन आसमान का फर्क रखता था। ये फिल्म उन्हें नॉर्थ इंडिया और हिंदी ऑडियंस के बीच एक सॉलिड पहचान भी दिलाती है और इस फिल्म में पापा उनका गाना जिए क्यों बहुत फेमस होता है और आज भी ये मेरा फेवरेट गाना है और आज भी टाइम रहने पे ये गाना मैं गुनगुना लेता हूँ। गए तुम गए हो क्यों रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों साथ बाकी है, गए तुम गए हम थम गए हर रात बाकी है, गए क्यों। इससे आगे गाऊंगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। खैर आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारे साउथ स्टार से जब बॉलीवुड के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या इंप्रूव होना चाहिए तो हर कोई डिफरेंट ओपिनियंस देता है। जैसे एक बार धनुष ने ओपनली कॉफिन विद करम ने बोल दिया था कि बॉलीवुड मस्ट लर्न टू बी पंक्चुअल, बट राणा दग्गुबाती ने हमेशा पैन इंडिया अप्रोच को सपोर्ट करा, कभी किसी इंडस्ट्री की बुराई नहीं की। You've seen, I did a film called Ghazi in between both the Bahubalis. Then there was a Robo that came out of Chennai. There was KGF. KGF came, yeah. So you know that now it's a platform. Right. Now it's a space for filmmakers from anywhere to come make a film, and there's a country out there to watch you, and Bombay will lap it if it's a good film. Yeah, that's exciting. It's a fun space. That's very exciting. Yeah. But if there was, Rana, one thing you could change from what you see in the Hindi film industry, what would it be? See, the thing is, I stopped looking at this place like one industry anymore. I'm just looking at the whole thing like one and saying, here you go, this is a story that works. So there are no walls in your head even? In my head, I've broken them up. खैर टॉपिक पे आए तो 2011 से लेके 2015 तक राणा दग्गुबाती ने हिंदी, तेलुगु, तमिल मिलाकर के धड़ाधड़ 16 फिल्में की, जिसमें से 4-5 कैमियो रही। जैसे कि हिंदी में ये जवानी है दीवानी, और हिंदी से याद आया कि उन्होंने अक्षय कुमार की धुरंधर यानी कि बेबी में भी जय सिंह राठौर का कैरेक्टर प्ले किया था। और नीरज पांडे की इस फिल्म में राणा दग्गुबाती ने बहुत सारे एक्शन सीन्स परफॉर्म किए। और जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसे इस फिल्म में कास्ट किया गया तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तगड़ा आंसर दिया। नीरज picked me for doing that. He wanted actually a stuntman, but then they weren't available, so that's when I came on board. But then, yeah, it was immense pleasure in terms of working with the entire team, and we've shot in some mad places at mad conditions. And yes, it was a lot of fun, and so thank you very much. इन सब के अलावा कृष्णम वंदे जगत गुरुम को छोड़ दे तो 2015 तक राणा दग्गुबाती ने कोई और बहुत बड़ी हिट नहीं दी एक्सेप्ट द फेनोमेनन बाहुबली पार्ट 1। बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये इंडियन सिनेमा का एक टर्निंग पॉइंट थी। और इस एपिक कहानी में जितना जरूरी एक महान हीरो था उतना ही जरूरी एक पावरफुल विलन था भल्लाल देव। एसएस राजामौली एक ऐसी दुनिया बनाना चाह रहे थे जहां बाहुबली को टक्कर देने वाला एक विलन चाहिए था। प्रभास खुद 6 फुट 2 इंच के थे और उनका फ्रेम भी काफी बड़ा था। राजामौली को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसकी फिजिकल प्रेजेंस आते ही स्क्रीन पर डर और रिस्पेक्ट पैदा करे। इसलिए राजामौली ने राणा को अप्रोच किया और उन्हें पता था कि राणा की हाइट, उनकी भारी आवाज और उनकी इंटेंस आंखें भल्लाल देव के लिए परफेक्ट है। राणा भी उस टाइम ऑलरेडी लीडर और दम मारो दम जैसी फिल्मों से नोटिस में आ चुके थे और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इंटेंस फेस राजामौली को सूटेबल लगती है और उन्हें क्लियरली बता दिया गया होता है कि रोल विलन का होगा और कैरेक्टर का आर्क एज के साथ ग्रो करेगा। जब राजामौली ने राणा को स्टोरी सुनाई होती है तो उन्होंने साफ कह दिया होता है कि भल्लाल देव सिर्फ एक टिपिकल गुंडा या फिर डॉन नहीं होगा, वो एक राजा है जिसमें शक्ति, घमंड और रणनीति सब कुछ है। राणा को यह कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स और पावरफुल लगता है कि उन्होंने तुरंत हाँ कह दी होती है। और आज के टाइम पे जहां एक्टर साल में 2-3 फिल्में, 4 फिल्में यूं ही कर लेते हैं, वही राणा और प्रभास दोनों ने अपनी जिंदगी के लगभग 5 साल यानी कि 2012 से लेके 2017 तक सिर्फ एक फ्रेंचाइज को दे दिए थे। इसी दौरान राणा ने अपनी एक्टिंग करियर को पूरी तरह होल्ड पे रख दिया था। उन्हें कोई नया मेजर प्रोजेक्ट भी साइन नहीं करा था क्योंकि भल्लाल देव का लुक, लंबे बाल, घनी दाढ़ी और मैसिव मसल्स मेंटेन करना जरूरी था और ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी था। अगर फिल्म नहीं
नहीं चलती तो 5 साल बर्बाद हो जाते। भल्लाल देव बनना सिर्फ एक एक्टिंग नहीं बल्कि फिजिकल टॉर्चर से गुजरने जैसा था। राणा को अलग अलग एज ग्रुप्स प्ले करने थे। जब भल्लाल देव जवान था तब राणा को अपना वजन 100 kg तक रखना था, जो प्योर मसल मास था। इसलिए उन्होंने दिन में 40 अंडे, 1 किलो चिकन और हेवी कार्ब्स खाना शुरू कर दिया था। इसके बाद जब एक रिपोर्टर ने उनसे इसके बारे में पूछा कि क्या ये 6 पैक एब ये सब कुछ नकली था क्या, आई मीन टेक का कमाल था क्या? Prabhas and Rana, you have fantastic physiques on the screen. Is that computer generated or is it for real? And how will we know? Are you serious? Yes, I'm serious. Like to know. Well, I had no job. Both of us had no jobs for about 5 years except training and looking like what we look in this film. I mean, it's not computer generated. It's human generated. It's pretty real. You, Prabhas? Also, speaking for the both of us. For him. वहीं द कंक्लूजन में बुड्ढे भल्लाल देव के लिए उन्हें अपना वजन घटाना भी पड़ता है और ये कांस्टेंट वेट फ्लक्चुएशन बॉडी के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग थी वो ये थी कि राणा को बचपन से ही एक राइट आंख से दिखाई नहीं देता था और एक आंख से विजन ना होने के बावजूद इतने मैसिव वेपन्स जैसे वो गदा के साथ एक्शन एंड स्वॉर्ड फाइटिंग सीक्वेंसेस शूट करना एक बहुत बड़ा फिजिकल चैलेंज और सैक्रिफाइस था। राजा मौली जैसे डायरेक्टर ने खुद कहा था कि बाहुबली के कुछ सीन्स में बिना एक शब्द बोले राणा ने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि वो भी शॉक्ड रह गए थे। ఆ సీన్ లో మొత్తం అందరికి డైలాగులు ఉంటాయి, కట్టప్ మాట్లాడతాడు, శివగా మాట్లాడుతుంది, ఇది రాణాన్ని రాజుని చేసి దాంట్లో ఒక్క డైలాగ్ లేకుండా జస్ట్ తండ్రి భుజం మీద చేయడం, నొక్కడం, వదలడం చేయడంలో ఆ సీన్ రాణాదండి. రాణా హీరో సీన్ కి ఒక్క డైలాగ్ లేకుండా అంతమంది ప్రభాస్ని పెట్టుకుని, స్వీటీని పెట్టుకుని, రమ్యకృష్ణ పెట్టుకుని, అందరిని పెట్టుకుని కూడా. So that is पोस्ट बाहुबली एरा की बात करें तो ये बात सच है कि बाहुबली के बाद प्रभास को डेमी गॉड या फिर पैन इंडिया सुपरस्टार का स्टेटस मिलता है, वैसे राणा को लीडिंग कमर्शियल हीरो का नहीं मिल पाता। देखो ऑडियंस अक्सर उस एक्टर को ज्यादा पहचानती है जिसका कैरेक्टर आइडलाइज्ड हीरो हो, रोमांटिक मास इमेज कैरी करता हो और मर्च मार्केटिंग में फ्रंट एंड सेंटर हो। प्रभास का काम रॉयल लार्जर दैन लाइफ हीरो अवतार नेशनल लेवल पे इजिली पैक हो गया था, जबकि राणा का इंटेंस एंटोलॉजिस्ट इमेज ज्यादा नीश और कैरेक्टर स्पेसिफिक रहा था। वैसे भी राणा दग्गुबाती दिल से एक प्रोड्यूसर और स्टोरी टेलर है, उन्हें सिर्फ हीरो बनने की रेस में नहीं दौड़ना था, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना और गाजी अटैक, हाथी मेरे साथी जैसे प्रोजेक्ट्स चुने और 7-7 चार्ली जैसी फिल्मों को तेलुगु सिनेमा में प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट भी करा। अब ये सब चल ही रहा होता है तभी स्क्रीन पे जो भल्लाल देव एक हाथ से आते हुए सांड को भी गिरा देता है, रियल लाइफ में वो एक ऐसी खौफनाक बीमारी से अकेले लड़ रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती है। ये कहानी सिर्फ एक बीमारी की नहीं होती बल्कि एक ऐसी लड़ाई की होती है जिसमें मौत का दर 30% होता है लेकिन जीने की विल पावर 100%। बाहुबली 2 की मैसिव सक्सेस के बाद राणा अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पे थे, लेकिन 2018-19 आते आते फैंस और मीडिया ने बहुत कुछ अजीब नोटिस करा। राणा का वजन अचानक से बहुत तेजी से गिरने लगा। जो इंसान 100 kg प्योर मसल मास कैरी कर रहा था वो अचानक से पतला और कमजोर दिखने लगा। शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये उनकी किसी आने वाली फिल्म का नया लुक है, लेकिन रियलिटी में वो अंदर से एक छुपी लड़ाई लड़ रहे थे। मीडिया में रूमर्स आने लगे कि राणा बहुत बीमार है, लेकिन उनकी फैमिली ने प्राइवेसी बनाए रखी और सिर्फ यही कहा कि वो ठीक है। राणा को अपने हेल्थ इश्यूज का पूरा अंदाजा तब लग गया जब बॉडी ने एकदम गिव अप करना शुरू कर दिया और 2020 में अपने क्लोज फ्रेंड और एक्टर सामंता रुथ प्रभु के टॉक शो सैम जैम पर आकर राणा ने पहली बार इस रात से पर्दा उठाया और जो उन्होंने बताया उसने सबको हिला कर रख दिया। उन्होंने इसी इंटरव्यू में बताया कि जैसे कि रॉकेट की स्पीड से चल रही उनकी लाइफ पे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया। एक्चुअली राणा दग्गुबाती का बीपी डेंजरसली हाई रहता था, इसी की वजह से उनके हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन हो गया था, यानी कैल्शियम जमा हो गया था, जिसकी वजह से उनकी दोनों किडनी तेजी से फेल हो रही थी। What happened అంటే ఇట్స్ లైక్ వెన్ లైఫ్ ఇస్ ఆన్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ సడన్ గా వచ్చిన పాజ్ బటన్ వస్తుంది చూడు, ఆ పాజ్ బటన్ అనేది ఇట్ హ్యాపెండ్ దట్ డే. ఐ వాజ్ అరణ్య షూట్ చేస్తున్నాను అంటే స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా, బట్ వీ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గెట్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దే వాజ్ ఒక 15 days ఆఫ్ ఉంది అండ్ అది ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ టు యూజ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లెన్స్ ఫర్ మై ఐ. నా కళ్ళ మీద వర్కౌట్ ఐ నీడ్ టు డూ అ లేసిక్ సర్జరీ విచ్ ఇస్ క్వైట్ కామన్. So I said, sir, in your 10 days gap, I'll go for shoot. And like my dad was always like the most powerful guy for me. To see him weak, I realized, okay, now this is a big problem. राणा ने इसी शो पे इमोशनल होते हुए कहा था कि डॉक्टर ने मुझे साफ बता दिया था कि मेरी हालत ऐसी है जिसमें 70% चांसेस है ब्रेन हैमरेज होने का और 30% चांसेस है सीधा ऊपर जाने का। एक इंसान जिसके पास दुनिया भर की दौलत, शोहरत और आगे एक बहुत बड़ा करियर था, उसके आगे अचानक सब कुछ जीरो जैसा हो गया था। इस बीमारी ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से पॉज कर दिया होता है। जो बॉडी इतनी हेवी ट्रेनिंग हैंडल कर लेती थी वो अब बेसिक एनर्जी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उनका फेस श्रिंक हो गया था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए
गए थे। देखो जब आपको पता होता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है तब उम्मीद बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। इंडस्ट्री में भी उनका पूरा काम रुक गया था, उन्हें अपने सारे कमिटमेंट्स छोड़ने पड़े थे, उन्हें पहले से ही राइट आंखों से दिखाई नहीं देता था और अब इस किडनी फेलियर ने उनकी फिजिकल चैलेंज को अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया होता है। जब हालत इंडिया में कंट्रोल से बाहर जाने लगती है तब राणा और उनकी फैमिली एक टफ कॉल करते हैं और वो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अपने पापा के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं। वहां पे कई महीनों तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट से भी गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में उनकी फैमिली उनके पीछे एक छत की तरह खड़ी होती है। ट्रांसप्लांट का प्रोसेस लंबा, पेनफुल और मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। महीनों तक हॉस्पिटल का चक्कर, स्ट्रिक्ट डाइट और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स झेलने के बाद फाइनली उनकी बॉडी नई किडनी को एक्सेप्ट करती है और वो रिकवरी मोड में आने लगती है। दुनिया ने सोचा होता है कि शायद अब राणा कभी स्क्रीन पर वापस एनर्जी के साथ वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया होता है कि वो सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं है। अमेरिका से हेल्दी होकर वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ की इंपॉर्टेंस दी होती है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड मिहिका बजाज को प्रपोज किया होता है और अगस्त 2020 में कोविड लॉकडाउन के टाइम पे एक प्राइवेट और खूबसूरत सेरेमनी में शादी कर ली होती है। और आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमारे भाई कुंदन की भी मिलती जुलती सिचुएशन है जहां पे वो सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी इशू से गुजर रहा है। हमें आपका कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट में मिला है, बट इस डिजीज में 20 से 25 लाख रुपए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो हम भी इसी पैसे जुगाड़ने के प्रोसेस में पूरी तरह से लगे हुए हैं। खैर टॉपिक पे आए तो हेल्थ ठीक होने के बाद राणा अपनी बची हुई फिल्मों जैसे कि हाथी मेरे साथी पूरी करते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए राणा नायडू शूट करते हैं और अपने प्रोडक्शन बिजनेस को एक नई रफ्तार देते हैं। और आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि उनकी टोटल एनुअल इनकम का सिर्फ 30% एक्टिंग फीस से आता है, बाकी 70% उनके अदर बिजनेसेस से आते हैं। I want to know what's the percentage you earn. Let's say if you make $100, 50 does it come from acting, 30 does it come from acting? Like what's the breakage? every year changes, dude. This year, tell me this year if there's any. I'd give it 30% to me being the artist. Okay. 30 to 40%. And the rest is my businesses. Rest is your businesses. It also happened because of the pandemic. Because I was scared I couldn't be an artist anymore. After this, after the kidney transplant, it'll become a very difficult process to do action. All those, in every script that I was going to, I was like, dude, I can't do this. Like it was, that came first. So life went into just बिल्डिंग बिजनेस। देखो राणा दग्गुबाती को आप बाकी एक्टर्स की कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते क्योंकि उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। उन्हें कभी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म में उनका रोल छोटा है या बड़ा, या फिर वो विलन है या फिर साइड हीरो। उन्होंने हाउसफुल 4 में कॉमेडी की, द गाजरी अटैक में एंसेम्बल कास्ट का हिस्सा बने और बाहुबली में विलन। तो अब बात करते हैं उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली है जय हनुमान। प्रशांत वर्मा की जय हनुमान के इमेंस सक्सेस के बाद इसके सीक्वल जय हनुमान में राणा दग्गुबाती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल रोल, रूमर टू बी अ मेजर माइथोलॉजिकल फिगर प्ले करने वाले हैं। पराशक्ति और कांथा तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है हिरण्यकश्यप। इस फिल्म को अभी राणा दग्गुबाती प्रोड्यूस करने वाले हैं विद अ लार्ज स्केल बजट एंड वीएफएक्स का काम उनकी कंपनी स्पिरिट मीडिया ही करेगी। थर्ड पे है लीडर 2। शेखर कमूला के साथ इस सीक्वल के लिए ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं और ये राणा की डेब्यू फिल्म का सीक्वल होगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका नाम अक्षय कुमार के साथ भी एक हाई बजट हिस्टोरिकल थ्रिलर फिल्म में भी हुआ था, शायद कार्तिकेय 2 के डायरेक्टर के साथ, लेकिन उस पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन की मुहर नहीं लगी। देखो राणा दग्गुबाती की पूरी कहानी किसी रोलर कोस्टर सिनेमैटिक स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक ऐसा लड़का जो फिल्मों की रॉयल्टी में पैदा होता है पर जिसने कभी नेपोटिज्म का सहारा ना लेकर आसान रास्ता नहीं चुना होता है, जिसने पहले पर्दे के पीछे काम किया होता है और नेशनल अवार्ड भी जीता होता है, फिर जब पर्दे के आगे वो आता है तो भल्लाल देव बन के पूरे देश पे छा जाता है। जिंदगी में उन्हें फिजिकल चैलेंजेस दिए होते हैं, एक आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, दोनों किडनी साथ में फेल हो जाती है और मौत 30% दूर खड़ी होती है, लेकिन इस असली दुनिया के बाहुबली ने हर मुश्किल को उठाकर पटक दिया होता है और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आते हैं। खैर हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, राणा दग्गुबाती की पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म कौन सी थी जिसके लिए उन्हें 2 नेशनल अवार्ड मिले थे? सेकंड, राणा दग्गुबाती ने अक्षय कुमार के साथ कौन सी स्पाई फिल्म करी थी? एंड थर्ड, राणा दग्गुबाती का पूरा नाम क्या है? तो आंसर जरूर देना क्योंकि इससे हमें खुशी और मोटिवेशन दोनों मिलते हैं। और आपने राणा दग्गुबाती की जर्नी से क्या सीखा वो भी बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।